हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 पढ़ लिया था। पहला हमारा क्या था, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की हमने डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है कि a सेंटेंस विच है some commands, request, advice और suggestion is called an imperative sentence। यानी कि इसकी हिंदी होगी कि imperative sentence वो कहलाएगा जैसे कि आज्ञा या सुझाव दिया जा रहा हो या सलाह दिया जा रहा हो या आपसे विनती की जा रही हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, imperative sentence कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, बी क्वाइट। बी क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत रहो। यानी कि आपको क्या कमांड दिया जा रहा है कि भैया आप शांत रहो। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डू नॉट मेक अ नॉइस। डू नॉट मेक अ नॉइस मतलब कि शोर मत मचाओ। इसमें क्या आपको कमांड दिया जा रहा है कि आप शोर मत मचाओ, यानी कि आप शोर मत करो। उसके बाद से क्या हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हम वाक्य लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं तो उसके रूल्स क्या होंगे। सबसे पहली बात कि जब हमारा सेंटेंस खत्म होगा तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप हमारा लगा होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस चालू होगा ये वर्ब से चालू होगा। देखिए जैसे यहाँ पे वर्ब से चालू हुआ है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी कि जब कभी आकस्मिक घटना की बात की जाए तो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको बता दे रहे हैं कि आकस्मिक घटना कैसे होगी। यहाँ पे लिखा है क्या, अलास ही इज डेड, मतलब कि वह मर गया। यानी कि दुख की बात है तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, अलास का प्रयोग किया जाएगा। जब कभी ऐसी घटना घटी जो जिसमें क्या दुख की भावना प्रकट हो, उसमें क्या अलास का यूज करेंगे। अलास ही इज डेड मतलब कि दुख की भावना प्रकट हो रही है कि वह मर गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या अलास का यूज किया गया है और ये क्या आकस्मिक घटना हुई है। जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल, और यहाँ पे जैसे लिखा हुर्रे, हुर्रे लगाते हैं कब, जब कभी खुशी की भावना प्रकट हो तब। जैसे यू हैव ऑन द मैच, यू हैव ऑन द मैच मतलब कि तुम मैच जीत चुके हो। ठीक है, यहाँ पे क्या तुम मैच जीत चुके हो, इससे क्या पता चल रहा है कि खुशी मिल रही है, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, हुर्रे का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कभी सडन फीलिंग्स हो तो उसके लिए यानी कि वो सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की भी डिफिनेशन यहीं पर लिखी है कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ विश, A prayer is called an operative sentence। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें आपसे प्रार्थना किया जा रहा हो या आज्ञा मांगी जा रही हो, वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दें, मे यू लीव लॉन्ग, मतलब मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ज्यादा दिन तक जिए, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो। यहाँ पे क्या भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया आपकी उम्र लंबी हो, इसलिए ये किस टाइप का सेंटेंस हमारा कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, क्या होता है हमारा, पहला सब्जेक्ट होता है। दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट
क्या होता है हमारा प्रेडिकेट। अब समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या कहलाता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, कि सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि राम इज अ गुड बॉय। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर को एक ही सेंटेंस आता है कि रोज रोज लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय। मैं राम इज अ गुड बॉय इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये सरल सेंटेंस है, आपको समझ में आए। क्योंकि आपको सेंटेंस नहीं समझना है, यहाँ पे आपको समझना क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर आप ये समझ गए इस सेंटेंस से कि सब्जेक्ट क्या होता है प्रेडिकेट, तो आपको कितना बड़ा भी सेंटेंस हो तो आप समझ जाएंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है प्रेडिकेट। अगर हम सेंटेंस बहुत बड़ा लिख देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सेंटेंस क्या है, तो आप उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे समझेंगे। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो राम इज अ गुड बॉय का मतलब पहले यहां लिख लेते हैं हिंदी में कि राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, ये लिख लिए। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम हमारा क्या हो गया है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब हमें अभी हमने कहा कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट अभी बताया क्या होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखिए इज अ गुड बॉय यानी कि एक अच्छा लड़का है। तो हमारा प्रेडिकेट क्या बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्रेडिकेट के कैटेगरी में आ जाएगा ना। क्यों क्यों ये प्रेडिकेट हुआ, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा, राम के बारे में बता रहा कि भैया राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका सलूशन पूरी तरीके से लेकर आऊंगा अगली वीडियो में।